वही हाल नेस्ले का भी है। हम्म। हाँ, अब आप कह रहे हैं पीवीआर। पीवीआर शेयर मुझे कुछ विचित्र सा लगता है, हाँ, क्योंकि मुझे जब भी ये समझाएं हाँ, इसको। नहीं मैं आपको बता, जब ये माना जा रहा था कि तथाकथित पठान हिट हो रही है बहुत, तो जवान बहुत हिट हो रही है, तो फलानी जिन सिनेमाओं के बारे में लोगों की अवधारणाएं अच्छी नहीं थी, हम्म। तब ये पीवीआर का शेयर गिर रहा, 2,000 रुपए से गिर के 1400-1500 रुपए आ गया था। तो जी हमें जी। आश्चर्य हो रहा था कि भाई जब इतने सारे दर्शक देखने जा रहे हैं, तो फिर ये शेयर गिर क्यों रहा। तो मेरे को लगता है कि पीवीआर को जज करना बहुत ही कठिन कार्य है। उस पे मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता हूँ, आप संकेत में समझ सकते हैं कि किस तरह का बिजनेस मॉडल है, लेकिन इसलिए मैं तो कुछ नहीं कहूंगा उस पे। हम्म। और एक आपने कौन सा शेयर बोला था? नहीं, अभी तो 3 ही किया था, फिर आगे अगर इस बात को हम आगे नहीं, बढ़ाएं। अभी देखिए, अभी पीएसयू बैंक फिर से खरीदी। पीएसयू बैंक जैसे कैनरा बैंक 7-8 के मल्टीपल पे है, बैंक जी बड़ौदा जी। 7-8 के मल्टीपल पे है, हम्म। स्टेट बैंक 10 के मल्टीपल पे है। तो अब आप बाइंग डिसीजन लेंगे, खरीदने का निर्णय लेंगे, तो पी को बहुत ध्यान दीजिए, और मेरे अनुसार सर्वोच्च वरीयता आप पी को ही दीजिए, तब आपका जो निवेश का निर्णय है वो सही होगा। और उस श्रेणी में पीएसयू बैंक अच्छे लगते हैं, हाउसिंग कंपनियां अच्छी लगती हैं, जैसे जीआईसी हाउसिंग है, एलआईसी हाउसिंग है। मैं यहाँ कोई खरीदने की राय नहीं दे रहा, लेकिन मैं आपको किन शेयरों पे आप ध्यान रख सकते हैं पीई के आधार पे वो कह रहा हूँ। खरीदने के पूर्व आप अपना पूरा गृह कार्य कर लीजिए कि आपको ये शेयर खरीदने या नहीं खरीदने। जी तो जी। अभी भी बहुत से ऐसे पी पे शेयर हैं जो 15-20 पी के अंदर उपलब्ध हैं। तो मेरा मानना है कि आप उन शेयरों को छांटिए, फिर उसमें देखिए कि किनकी वृद्धि दर कैसी है, आने वाला समय कैसा है, वो ऊपर से कितना नीचे आ चुके हैं। इन सब आधारों पे निवेश का निर्णय लीजिए माधव जी। जी जी। तो ये तो आपने अच्छे से पूरा समझा दिया। तो अब जैसे अगर मान लीजिए कि आपसे ये पूछा जाए कि अ, आने वाले समय में, यानी कि 1 हफ्ते की बात नहीं कर रहे, हम एक लंबे अंतराल की बात करें, और उसमें बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं कि ट्रम्प जीत जाएँ, और देश में जो चुनाव होने वाले हैं, उसका नतीजा किस तरह का रहेगा? और इसका मिला-जुला जो प्रभाव है, वो देश की इकोनॉमी पे इस तरह से मान लीजिए कि वो प्रतिबिंबित होगा शेयर मार्केट में। तो उसमें क्या ये मतलब हाउसिंग के जो शेयर हैं, वो जैसा आपने इंगित किया, और दूसरा अगर जो आगे बढ़ने वाले शेयर है, रक्षा क्षेत्र, एक रेलवे का क्षेत्र भी है, जिसमें काफ़ी एक्सपेंशन हो रहा है, और उसके शेयर काफ़ी आगे बढ़ के करीब 20-30% नीचे गिर गए। अब उनमें दोबारा चाल आई है, जैसे टेक्समैको है, और उसी तरह की और कंपनियाँ हैं। और रियल्टी के क्षेत्र में डीएलएफ है, या कि गोदरेज है, या कि लोधा डेवलपर है। तो इनको जैसे पी हम क्या मान के चलें कि भई कितनी पी ठीक है आज की तारीख में, और उसमें क्या संभावनाएँ बनती है? अगर कोई मोटी-मोटी बात आपसे करें। और निश्चय हम ये इस बात को दोहराएँगे कि ये एक बातचीत परिस्थितियों को समझने के लिए हो रही है। इसमें कोई भी निवेश करना चाहे तो अपने वित्तीय सलाहकार से अवश्य जो है वो सलाह करके के उपरांत ही निवेश करें। जी, शशांक भाई। माधव जी, पी निर्भर करती है कई बातों पे। जी। क्षेत्र विशेष पे करती है कि इस क्षेत्र विशेष का पी अधिक होता है, किसी क्षेत्र विशेष का पी कम होता। कंपनी हुँ। विशेष पे भी करती है, भूतकाल में उसकी पी क्या थी या उसको हम लोग औसत पी कहते हैं, ये सब सारी बातें हैं। लेकिन तब भी अगर 30 तक पी हो तो आप सोच सकते हैं। उससे अधिक पी है तो फिर वो कंपनी में कोई बहुत अ, अतिरिक्त अच्छी बात आ रही होगी, विशेष बात। अगर उस बारे में आपको पता हो तब आप वहाँ लगाएँ। नहीं तो मैंने देखा है कि 4 करोड़ रुपया किसी कंपनी का लाभ है और 400 करोड़ रुपया उस कंपनी का बाजार पूंजीकरण है।
तो ये सब नहीं होना चाहिए, ये गलत बात है। हुँ, तो हुँ। आप वो देखिए कि उसका मार्केट कैप क्या है और पी रेशियो क्या है, और अगर 30 से नीचे हो तो आप उस पे निवेश कर सकते हैं। देखिए धन तो हमारे पास सीमित होता है ना, तो हम क्यों ना ऐसी कंपनियों में धन लगाएँ जो बहुत ही आकर्षक मूल्यांकन पे उपलब्ध है। तो ऐसे 2-3 का आप उदाहरण दे सकते हैं हाँ, ताकि उससे कैनरा समझ। बैंक है। कैनरा बैंक, अ, ये बैंकिंग क्षेत्र में तो ये हो गया, कैनरा बैंक हो गया। हाँ, हाउसिंग में मैंने बोला ही, जीआईसी हाउसिंग है। एलआईसी हाउसिंग, एलआईसी हाँ, हाउसिंग के बारे में क्या विचार है आपका? प्रॉपर्टी में जाना है, एलआईसी हाउसिंग भी अच्छा है, रिजल्ट इस बार परिणाम अच्छा आया। हुँ, जीआईसी हाउसिंग अभी 270-80 रुपया चला गया था कुछ दिन पूर्व, और अभी 215 रुपए के आसपास मिल रहा है। हुँ, हुँ। प्रॉपर्टी में, या एक बार ध्यान है हम लोग श्रीराम प्रॉपर्टी 60 रुपए में बात करते थे, फिर वो 145 गया। श्रीराम जी। प्रॉपर्टी अभी 110 रुपए के आसपास है। इसको हुँ, इकट्ठा किया जा सकता है। देखिए शेयर अच्छा। में कभी भी ना एक साथ धन नहीं लगाना चाहिए, और जी, जी। सदा नीचे के भाव में खरीदने की एक व्यवस्था और मानसिकता दोनों रखनी चाहिए। वो भी हुँ, एक हुँ। तकनीकी विश्लेषण करके कि ये गिरेगा तो इसका समर्थन कहाँ है और वहाँ आएगा तो मैं थोड़ा और खरीदूँगा। क्योंकि अगर आप एक भाव में खरीदते हैं तो कोई आवश्यक नहीं कि आप जहाँ से खरीदें वहाँ से बढ़ता ही जाए। तो हुँ, हुँ। नीचे आने पे कब खरीदेंगे, कहाँ खरीदेंगे, इसकी व्यवस्था करके करनी। ऐसे में आप श्रीराम प्रॉपर्टी पे ध्यान रख सकते हैं। कंपनी को कुछ अच्छे प्रोजेक्ट मिले हैं और श्रीराम ग्रुप की कंपनी है। हुँ, हुँ। तो अगर आप बोलेंगे कि प्रॉपर्टी या रियल एस्टेट में कोई अच्छी कंपनी है, तो मेरे को श्रीराम प्रॉपर्टी अच्छी लगती है। अच्छा, तो इसमें अब मेरा जैसे निजी निवेश भी है। अच्छा, तो अब हाँ, जैसे अगर और हम। एक 2 बात मैं बताना चाहता हूँ। जी, जैसे जी। अब हम विदेशी निवेशकों की बात करते हैं, तो विदेशी निवेशक ऐसा है नहीं कि कोई एक श्रेणी है और सारे विदेशी निवेशक एक जैसे होते हैं। हुँ, अगर आप पिछले कुछ दिनों पूर्व जब मंदी प्रारंभ नहीं हुई थी, या हुँ, हुँ, भारत में विदेशी निवेशकों की बिक्री नहीं हुई थी, हुँ, तब जो बड़ी-बड़ी वित्तीय संस्थान हैं, विश्व की, जैसे मॉर्गन स्टैनली, जेपी मॉर्गन, हुँ, वो सब भारतीय शेयर बाज़ार के 26,000 निफ्टी जब थी उससे भी ऊपर का एक भाव दे रहे थे, भविष्यवाणियाँ कर रहे थे, जो हुँ, कि हुँ। विश्व की प्रमुख अ, ब्रोकरेज फर्म है, वित्तीय संस्थान है। तो अभी जो बिकवाली आई है, इसमें हो सकता है कि हेज फंड ने बेचा हो, 1 लाख करोड़ की जो बिकवाली आई है विदेशी निवेशकों की। लेकिन जो दीर्घ अवधि के बुद्धिमान निवेशक हैं, हुँ, हुँ। उनकी तरफ से तो कोई सेल कॉल अभी आया नहीं। जी, जी, जी। तो ये एक बात है। और रही बात कि 10% बेचा है, तो ये भारत का एक परीक्षण भी है सामर्थ्य का, कि हम कितनी बिक्री को हुँ, आत्मसात कर पाते हैं। तो हुँ, 1 हुँ। लाख करोड़ तो हमने आत्मसात कर लिया है। ठीक है, गिरावट आई है, लेकिन गिरावट इस कारण नहीं है कि उन्होंने बेच दिया, पहले भी वो बेचते थे, तो गिरावट नहीं आती थी। गिरावट इसलिए आई कि उनकी बिक्री के साथ ये जो ईरान और इज़राइल वाला युद्ध आ गया ना, हाँ, उसके ये आधार पे जो हमारे खरीदार थे वो रुक गए, हाँ। कि भई जब आपको हाँ, लगे कि ये युद्ध होगा, और युद्ध होगा तो भाव नीचे आएँगे, तो मैं अभी क्यों खरीदूँ? और हाँ, शेयर मार्केट में बड़ी गिरावट तब आती है ना जब बायर हट जाते हैं। मान लो जी। आपको बेचना है, और खरीदार है नहीं, वो ₹100 नीचे भाव लगा के रखा है, अब वहाँ जाके आप बेच रहे हो, आपको तो बेचना है, जो भाव है बेचना है। हुँ, तो मात्र एफआई की बिकवाली से बाज़ार नहीं गिरता उतना, म जहाँ तक मेरा अनुमान है। जी। अगर ईरान और इज़राइल युद्ध नहीं होता, तो ये बिकवाली पूरी आत्मसात हो जाती और निफ्टी एक जो अपने पुराने स्तर था उससे कोई 500 के नीचे कम हो सकता था, और इतना कम नहीं होता। दूसरी बात जो मैं बात कर रहा था कि अतिरेक की जो खरीदारी आ गई थी, अब ₹80 का रेलटेल 600 हो जाए, ₹50 का आरबीएनएल 500 हो जाए, ₹22 का आईआरएफसी 250 हो जाए, तो ऐसे में तो बिकवाली आनी स्वाभाविक है ना माधव जी। जी, तो जी। वो एक तरह से ठोक-पीट के सब शेयरों को अब उचित मूल्यों पे लाया गया है। और रेलवे में अगर आप देखें तो
इरकॉन अच्छा है पी रेशियो के आधार पे, आईआरएफसी भी अच्छा है। हम्म, अगर आप उन दोनों की पी देखें तो कम है, हम्म। तो उन दोनों पे आप ध्यान रख सकते हैं। लेकिन जुपिटर वैगन। मेरा कोई विशेष इसमें अध्ययन नहीं है, अच्छा। तो लेकिन तब है कि ये भी बहुत नीचे भाव से चला शेयर है, जी। तो ये ध्यान हमेशा रखिए। और एक बात और देखिए कि मार्केट कैप क्या है, बाजार पूंजीकरण क्या है। हम्म, अगर बाजार पूंजीकरण बहुत है और लाभ उतना नहीं है और शेयर का मूल्य तो अधिक होगा, अगर बाजार पूंजीकरण अधिक उसी से होता है, तो वैसे में वो सब ऊंचे भाव पे टिकेंगे नहीं। तो एक हम्म। ध्यान ये भी रखना है कि क्या शेयर का जो मूल्य है या बाजार पूंजीकरण है, उसको कंपनी के परफॉर्मेंस न्यायोचित रूप से उसके साथ न्याय कर पा रही कि नहीं। अब आप देखेंगे कई ऐसी कंपनियां हैं, मार्केट कैप 5 लाख करोड़ और इनकम है 20 हजार करोड़। तो वो सब कंपनियों में एक बार जब खरीदने का भाव कम होता है या रियलाइजेशन ऑफ फैक्ट होता है, तब वहां पे अच्छी खासी गिरावट आप देख सकते हैं। तो तो एक ये सब बातें हैं मार्केट की। ये जो आपने महत्वपूर्ण बताई है कि बाजार का पूंजीकरण और लाभ, तो उसका एक जस्टिफाइड रेशो, उसका अनुपात क्या हो सकता है? मतलब किसी कंपनी की जो वैल्यू 2 लाख करोड़ है, तो कितने लाभ में हम माने कि भी ये एक ठीक सौदा है? नहीं देखिए, प्रतिशत। भारत चूंकि एक तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है, शेयर मार्केट में बहुत धन आ रहा है, तो जी। अगर आप कह रहे 2 लाख का पूंजीकरण है, तो 20 हजार रुपया कमाएगा, तो आप उसको अगर 10 का मल्टीपल देंगे तो 2 लाख हो जाएगा। तो अब 5 हजार करोड़ तो उसकी आय होनी चाहिए कम से कम, अगर 2 लाख करोड़ का पूंजीकरण है कम से कम। और साथ में उसमें वृद्धि दर बनी रहनी चाहिए। ये नहीं कि एक क्वार्टर अच्छा किया, अब रुक गया है, आगे कोई लाभ बढ़ ही नहीं रहा। तो ये उसके आधार पे आप देख सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि 4 करोड़ कमाए और 400 करोड़ का उसका पूंजीकरण हो जाए, क्योंकि आप उसको ऐसे देख सकते हैं ना कि मल्टीपल हो जाता है ना, पी रेशियो 110, 120, 130, 40 कुछ भी, हुँ, हुँ, तो हुँ। वो तो टिकने वाला नहीं है सर। क्योंकि पूरे विश्व में ना पी रेशियो के आधार पे ही शेयर का मूल्यांकन होता है। अब हम जी, जी। भारतीय तो महान हैं। जब मार्केट नहीं चलता था, तब कोई शेयर किसी को अच्छा ही नहीं लगता था। हाँ। 5 की मल्टीपल, 10 की मल्टीपल, सब कोई खरीदार दिखता ही नहीं था आपको। हुँ, हुँ। अब जब खरीदने के लिए दौड़े, तो 100 की मल्टीपल पे भी खरीद रहे हैं, 150 की मल्टीपल पे भी खरीद रहे हैं। आप तो ये है ना कि भारतीय एयरटेल की बात कर रहे हैं? अब ₹40 में भारतीय एयरटेल कोई नहीं खरीदता था, और अभी 1600 में सब बोलते हैं बहुत अच्छी बाई है। तो तो है या हम नहीं, इसका क्या आकलन है? नहीं कह सकता। देखिए, टेलीकॉम में सरकार की नीतियाँ बहुत प्रभावित करती हैं कि अचानक उन पे कोई अधिक धन हाँ, देने की तो वोडाफ़ोन पैदाइश आ आज तक जाए। नहीं उभर पाया। वोडाफ़ोन आज तक नहीं उभर पाया। वोडाफ़ोन तो आज बढ़ा है 5-7%, हाँ। ज़्यादा ही बढ़ा होगा, मेरे को लगा 8% के आस-पास बढ़ा है। वोडाफ़ोन में देखिए कुछ तो पक रहा है। अब इसको आप हुँ, ये मत बोलिए कि मैं कोई इनसाइडर इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, मैं एक अनुमान बता रहा हूँ। हुँ, नहीं तो ये 50 पैसा भी नहीं बढ़ने का था। हुँ। और एक बहुत प्रमुख आजकल नायक बने हुए हैं सुशील केडिया जी। हाँ जी, उन्होंने हाँ जी। तो कल आके कह दिया कि वोडाफ़ोन का भाव ₹24 हो ₹21 जाएगा 8 का। 21-24 हो जाएगा। हाँ, तो ठीक है, लेकिन मेरे को जो वोडाफ़ोन की अभी चाल बनी है, मेरे को लग रहा है कि इसको कुछ छूट मिलने वाली है। और वोडाफ़ोन में तो अब भारत सरकार का भी हिस्सा हो गया है, तो हो भारत गया। सरकार इसको डूबने नहीं देगी। हुँ, और हुँ, मोदी जी तो तेज व्यक्ति हैं, हुँ, तो हुँ। वो अपना धन तो कुछ गुना करके ही निकालेंगे वोडाफ़ोन में भी। तो ये ठीक एक है, भाव आप आप रख एक सकते हैं उसका। आप एक संकेत दे रहे हैं, तो ये हुँ, महत्वपूर्ण बात है। अच्छा, दूसरा अब इसको
काफ़ी लंबी बात होगी, लेकिन 2 औषधि क्षेत्र की जो कंपनियाँ हैं, एक तो बहुत बड़ी कंपनी है डीवीज़ लैब और दूसरी एक छोटी कंपनी है लॉरस लैब। तो ये दोनों लैब के बारे में आपका क्या विचार है? नहीं, देखिए ये एक बात चल रही है ना कि जो औषधियों के जो रॉ मटेरियल हैं, वो हुँ, मुख्यतः भारत आयात करता है जी, जी। चीन से या अन्य राष्ट्रों से। तो जी, अभी मोदी सरकार ने निश्चय किया कि क्यों ना हम भारत में ही इनको पर्याप्त मात्रा में बनाएँ। उसके लिए जी। एक प्रोत्साहन की योजना भी उन्होंने लागू की है। तो अगले हुँ, 2 वर्षों में ये माना जा रहा है कि भारत इस क्षेत्र में बड़ी शक्ति बन के उभरेगा। तो उस आधार पे ये सब कंपनियाँ अच्छी हैं, डिवीज़ अच्छी है, डिवीज़ बहुत बड़ा काम करती है और अगर प्रोत्साहन की योजनाएँ आईं और एंटी डंपिंग ड्यूटी लगी या आयात कर बढ़ा दिया गया, तो जी, ये सब कंपनियाँ बहुत अच्छा करेंगी क्योंकि भारत औषधि निर्माण में एक प्रमुख राष्ट्र है। जी, जी। तो अगर रॉ मटेरियल में भी यहाँ बनने लगे तो डिविस लैब को आप उस दृष्टिकोण से देख सकते हैं। लॉरस लैब के बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा। कभी-कभी हुँ, उसके कॉर्पोरेट गवर्नेंस को लेके चर्चाएँ उठती है, क्या सच क्या झूठ मैं नहीं कह सकता। जी, जी, तो जी। उस विषय पे अगर आपको ये फार्मा में देखना ही है जो रॉ मटेरियल बनाने वाली कंपनियाँ हैं, तो उसमें एक ब्लिस फार्मा है। ये ब्लिस पहले भी फार्मा। हमने 1-2 बार बात की थी। हुँ, उसको जमा किया जा सकता है। वो अच्छा ब्लिस। इस क्षेत्र की अच्छी कंपनी है और सरकार की अगर नीतियाँ बनती गई तो ये अच्छा हो जाएगी। देखिए माधव इस एक बहुत अच्छी बात हुई है, ये जो मोदी सरकार है ना, जी। अर्थव्यवस्था और उद्योग को सुधारने के लिए इसने जो कार्य किए वो अद्भुत है। हुँ, हुँ। देखिए मोबाइल क्षेत्र में देखिए आप, आज हम कितना मोबाइल बना रहे हैं, बाहर भेज रहे हैं, शिपिंग में देखिए, आप रक्षा में देखिए, चलिए हुँ, हुँ। रेलवे तो घरेलू है तब भी हम अभी प्रोजेक्ट विदेशों में कर रहे हैं लेकिन हाँ, जो विदेशों में। सीधा आप प्रभाव देखेंगे, वो प्रभाव आपको मिलेगा डिफेंस में। हुँ, अब हुँ। जो एक आयातक देश था, अब वो 21,000 करोड़ का रक्षा उत्पाद निर्यात कर रहा है और वो भी किसको? अमेरिका जैसे राष्ट्रों को भी कर रहा है। तो अच्छा, आप ये समझ सकते हैं कि मोदी जर्मनी तक को, जर्मनी तो का हाँ, तो मोदी जी का जो विकास का जो दृष्टि है, वो अद्भुत है। एक के बाद एक वो उद्योग भारतीय अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं को समझ रहे हैं, उसके अनुरूप निर्णय ले रहे हैं। आप ही सोचिए कि जिस बड़ी संख्या में मोबाइल हमारे यहाँ बिकते हैं, अगर ये मोबाइल आयात ही होते रहते तो कितनी बड़ी विदेशी मुद्रा हमारे यहाँ से जाती? एक कितना ड्रेन। कितना कितना जीविका का हमारा अवसर जाता? हुँ, हुँ। तो एक के बाद एक पहचान के, प्रोत्साहन की योजनाएँ ला-ला के और इतना विविधीकरण कर दे रहे अर्थव्यवस्था का कि हुँ, पहले जैसा कुछ नहीं रहा कि कुछ प्रमुख क्षेत्रों में ही हमारा प्रभुत्व है। अगर वहाँ पे कोई बुरी बात आ गई, कोई आयात-निर्यात को लेके बुरी बात आ गई, तो हम ढह जाएँगे। ऐसा हाँ, कुछ नहीं है। अर्थव्यवस्था का बहुत विविधीकरण कर दिया और जहाँ-जहाँ जो उपाय करने हैं, वो उपाय सरकार कर रही है और इसका अच्छा प्रभाव दिख भी रहा है माधव। ये एक जी, बहुत बड़ी बात हुई है, इससे हमारी अर्थव्यवस्था सभी क्षेत्रों में अच्छा करेगी, अनेक नए क्षेत्र बनेंगे और भारत एक प्रगति की राह पे चलता रहेगा, प्रगति के हुँ, मार्ग पे और इस कारण अंत में कह रहा हूँ मैं, तो शेयर मार्केट तो धीरे-धीरे अच्छा होना ही है। हाँ, लेकिन शेयर मार्केट अच्छा होने का अर्थ ये नहीं होता कि सारे शेयरों के दाम बढ़ जाएँ। बिल्कुल तो सही। बढ़ेंगे वही जिनमें क्षमता, योग्यता होगी। माधव जी। बहुत-बहुत धन्यवाद शशांक भाई कि आपने शेयर मार्केट की क्या गति रही है, आगे कैसे रहेगी, उस पे विभिन्न प्रभाव क्या पड़ने वाले हैं, पी रेशो को देख समझ कर के ही निवेश किया जाए और कुछ आपने टिप्स भी दी और उसके कारण भी बताए। तो शशांक भाई आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। हम आपसे फिर मिलेंगे शेयर मार्केट की भी और अन्य विषय की बात करने के लिए। तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने इस गूढ़ विषय को
बहुत ही सरलता से विभिन्न आयामों से समझाया। तो आपका धन्यवाद। धन्यवाद माधव जी। गले में कुछ समस्या थी उसके लिए क्षमा। नहीं, नहीं, कोई बात नहीं, ये सब होता रहता है। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद, धन्यवाद। तो हमने बात की जाने-माने वित्तीय विशेषज्ञ श्री शशांक भारद्वाज से, जो बता रहे थे कि देश में जो है वो वित्तीय अवस्था क्या है, उसका शेयर मार्केट पे कैसे प्रभाव है। पी रेशो और मूल्यांकन की बात भी हुई और कौन से क्षेत्र में मुख्य रूप से संभावनाएँ हैं। भारत एक बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है और कुछ पिछले दिनों में जिस तरह से भाव बढ़ गए थे, तो उसका एक मूल्यांकन जो है उसमें सुधार हुआ है। तो ये सुधार बहुत सारे निवेशकों के लिए एक एक परिस्थिति भी है कि वो निवेश कर लें और वो कई तरह को देख करके, समझ करके जो भी इस शेयरों के बारे में या कि क्षेत्र में बारे में बात की गई है, तो उसके बारे में हम दोबारा ये बात कहेंगे कि ये सिर्फ़ एक बातचीत है। अगर आपको निवेश करना है तो निश्चय ही आप अपने वित्तीय विशेषज्ञ से बात करके फिर ही कोई निवेश करें। तो आपका धन्यवाद कि आपने ये बातचीत सुनी। हम आपसे फिर मिलेंगे बात 25 की अगली बात में। धन्यवाद, नमस्कार।